साहित्य सृजन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बार बार लिखा, लिख कर मिटाया और फिर लिखा। कविता की पंक्ति है, कोई तकदीर नहीं कि न लिख सकूं न मिटा सकूं। इन पंक्तियों के रचयिता, कवि, अध्यापक, फोटोग्राफर और यायावर लेखक सुरेश ऋतुपर्ण जी आज हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका ऋतुपर्ण जी। नमस्कार इंदिरा जी। बहुत भव्य और गरिमामयी सर की साहित्यिक यात्रा है और बायोडाटा उपलब्धियां इतनी बड़ी हैं कि अगर हम उन पर बात करें तो बहुत देर तक कर सकते हैं। और संक्षेप में आपकी मैं सुविख्यात पुस्तकों के नाम लेना चाहूँगी। आपकी प्रकाशित पुस्तकें हैं अकेली गौरैया देख कविता संग्रह, मुक्तिबोध की काव्य सृष्टि, नई कविता में नाटकीय तत्व, फीजी के राष्ट्रीय कवि पंडित कमला प्रसाद मिश्र की काव्य साधना, दिविक कविता संग्रह, मुट्ठियों में बंद आकार कविता संकलन, निबंधायन। इसके अतिरिक्त आपकी अन्य प्रसिद्ध किताबें हैं हिंदी की विश्व यात्रा, जिसका कि आपने संपादन किया है, हिंदी सब संसार, ये मेरे कामकाजी शब्द हिंदी का कविता संग्रह है, जापान में हिंदी शिक्षण की परंपरा, हिरोशिमा की याद एवं अन्य कविताएं। ये तो सुरेश जी आपकी बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। एक हरी नहीं है पानी की कहानी कविता संग्रह, और कल जब मैं नहीं रहूँगा, जो कि आपकी नवीनतम पुस्तक है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में जी। और मैं आरंभ करना चाहूँगी अपनी बात कि सुरेश चंद्र अग्रवाल से सुरेश ऋतुपर्ण होने की प्रारंभिक जीवन यात्रा कैसी रही? इंदिरा जी, आपने एक ऐसा प्रश्न पूछ लिया है। मेरा जो घर का नाम है वो है सुरेश चंद्र अग्रवाल, लेकिन जब मैं कॉलेज में पढ़ने गया और कविताएं लिखता था तो लोग मुझसे कहते थे कि अग्रवाल की कविता के साथ चल नहीं रहा है। तो मैं थोड़ा परेशान हुआ। उन दोनों कविताएं प्रतियोगिताएं बहुत होती थी, तो मैंने कहा अच्छा कोई उपनाम रखना चाहिए। तो महाभारत की कुछ कथाएँ पढ़ते हुए अचानक मुझको राजा ऋतुपर्ण की कहानी का पता चला। तो मैंने अपने नाम के साथ सुरेश ऋतुपर्ण करके 2-3 बार लगाया। तो मुझे लगा अच्छा इसको ट्राई करते हैं। तो तब एक कॉलेज था हस्तिनापुर कॉलेज, जो बाद में मोतीलाल नेहरू कॉलेज हो गया। उसमें कैलाश वाजपेयी जी भी पढ़ाते थे। उसमें कविता प्रतियोगिता हुई, 1966 के आसपास की बात होगी। तो मैंने वहाँ अपनी एक कविता सुनाई थी। कौन सी कविता सर? वो कविता थी एक और मेघदूत, और उसका संदर्भ ये था कि कुछ ही दिन पहले काहिरा हवाई अड्डे पर खड़े हुए मिग विमानों के स्क्वाड्रन को इजराइल ने ध्वस्त कर दिया था और कर्नल नासिर बहुत नाराज़ थे और लग रहा था कि तीसरा भी युद्ध शुरू हो जाएगा। तो मैंने ये कविता लिखी थी। पूरी कविता तो नहीं, थोड़े उसके अंश आपको सुना देता हूँ। कहीं दूर से थके चले आते काले धुएं के बादल मुझसे आ लिपट जाते हैं। मेरा चेहरा भयाक्रांत सफ़ेद होता जाता है। मुझे लगने लगता है कालिदास झूठा था। कैसे ले जाते होंगे वे काले मेघ यक्ष का प्रेम संदेशा, कि ये काले बादल तो हर बार भय का ही संदेशा लाए हैं मेरे नाम। भविष्य का युद्ध मेरे वर्तमान से आज चिपकता है। इस तरह से ये कविता थी। और आज आप देख रही हैं कि जो हमारे पूरे यूरोप और रशिया के बीच में जो सब रस्साकसी चल रही है, उसमें कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। तो ये जो दुनिया भर में जो घटनाएं घटती हैं उनका हम लोगों पे असर पड़ता है। तो वो कविता सन 66 में मैंने लिखी थी और मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। तो वाजपेयी जी, कैलाश वाजपेयी जी आए और बोले भाई ये ऋतुपर्ण क्या होता है? तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे ये नाम रखा है और आज पहली बार आप। तो उन्होंने हंस के बोला यार अब चल गया, इसको अब चलाओ। तो अब आपके सामने बैठा है जो वो अग्रवाल नहीं है, सुरेश ऋतुपर्ण है। बहुत सुंदर आपकी कविता। और देखिए काव्य की साहित्य का यही सौंदर्य है कि वो कालजयी होता है। जो आपने तब कविता लिखी थी वो सदैव प्रासंगिक है। आपकी कोई और आरंभिक कविता हमारे असल में तो सन 65 से 70 या 80 तक के दौरान मैंने बहुत लिखा कविताएं खास तौर से। और एक आपने आरंभिक कविता का जिक्र किया, तो एक कविता का मैं जिक्र करूंगा जो मुझे बहुत ही अच्छी भी लगती है, लोगों को भी बहुत पसंद आई थी। बाण ये लक्ष्यहीन। मैं अपनी क्लास में बैठा था, हमारे अध्यापक पढ़ा रहे थे और कह रहे थे देखो उस ज़माने में हमारे पास अर्जुन थे, भीम थे, दुष्यंत जैसे लोग थे, और आजकल के युवा नाकारा निर्वीर कुछ नहीं है ये लोग। तो मन को बहुत तकलीफ़ हुई। सन 68 की बात है, में पढ़ता था मैं।
तो तत्काल मेरी क्लास में मैंने कविता लिखी थी, उसकी भी कुछ पंक्तियां मैं आपको सुना देता हूँ। हमारे पास बाण हैं पर वे यों ही प्रत्यंचा पर चढ़े चढ़े रह जाते हैं हर बार, लक्ष्य उन्हें कोई मिला नहीं और न ही उन्हें लक्ष्य संधान करने दिया जाता है। वे आते हैं अतीत का गट्ठर उठाए और हमारे सामने आँख खोल कर बैठ जाते हैं, कथावाचक की तरह सुनाते हैं हमें गीता महाभारत और गुनगुनाते हैं एक धनुर्धर अर्जुन भी था। हमारे अंगूठे तिल मिलाते हैं, उद्यत होते हैं छोड़ने को बाण, लक्ष्यहीन, लक्ष्य उन्हें पहले भी नहीं मिला था। अर्जुन सुनो, बहुत सुंदर। धनुर्धर तुम भी थे और धनुर्धर हम भी हैं, सौभाग्य से तुम्हें लक्ष्य मिल गए और हम लक्ष्य न खोज पा सकने की विवशता में रीतते ही चले जा रहे हैं। हमारे अंगूठे कटे नहीं हैं, हमारे धनुष की प्रत्यंचा भी ढीली नहीं है, हमारे बाण भी उतने ही लगे नुकीले। इस तरह से एक लंबी कविता है ये। और इसमें मैंने हम लोग जो हैं, हम नेहरू युग के की जो मोहभंग की पीढ़ी थी उसके युवा हैं उस जमाने के, इसलिए इस कविता में कि हम लक्ष्य खोजना चाहते, लक्ष्य नहीं मिल रहा। और क्या आज की हमारी युवा पीढ़ी के सामने ये स्थिति नहीं है? आज भी उसके सामने लक्ष्य नहीं और कोई लक्ष्य खोजने की उनको गाइडलाइन भी नहीं मिलती है। तो इस तरह से आरंभिक मेरी कविताएं थीं। ये जो आपकी कविता यात्रा बहुत ही गरिमामयी और बहुत ही भव्य कविता यात्रा आपकी रही, इसके अतिरिक्त आपकी एक पहचान ये भी है कि आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के विकास के लिए बहुत कार्य किया है। तो आपकी अन्य गतिविधियों के बारे में भी हम थोड़ा जानना चाहेंगे। ये प्रश्न आपने अच्छा ही किया है, लेकिन मैं कहूँगा कि ये प्रश्न मेरे मन को थोड़ी तकलीफ़ भी देता है, क्योंकि मूलतः मैं कवि हूँ। लेकिन जब मैं अपनी कविता के रास्ते से थोड़ा सा अलग हट करके और चीज़ों से जुड़ा तो ज़िंदगी के कुछ बहुत सारे अर्थ बदल गए, लेकिन मैंने उसको भी एंजॉय किया, आनंद किया। मुझे किसी तरह का ये अफसोस नहीं है कि मैं कविता से थोड़ा विलग होकर के कुछ और चीज़ों में लग गया। हुआ ये था कि विदेश मंत्रालय में एक बहुत बड़े अफसर थे बच्चू प्रसाद सिन्हा, जो हरवंश राय बच्चन के बाद हिंदी का काम विदेशों में देखते थे। उनसे जब मेरा परिचय हुआ तो उन्होंने मुझसे कहा कि ऋतुपर्ण, गोदान, रंगभूमि, कामायनी पढ़ाने वाले लोग बहुत हैं, विदेशों में हिंदी का काम कौन करेगा, तुम मेरे साथ आओ, विदेश मंत्रालय ज्वाइन करो। तो मैंने हंस के कहा कि सिन्हा साहब, मेरा मन तो अध्यापक का है, तो मैं पढ़ाना नहीं छोड़ूंगा, आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो जब सन 1975 में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में आयोजित हुआ तो उसकी कोर टीम के अंदर मैं भी उनके साथ 6 महीने पहले काम करता रहा। नागपुर में था, नागपुर में मैंने भाग लिया। अद्भुत आयोजन था और पहली बार भारत में इन लोगों को जानकारी मिली कि हिंदुस्तान से बाहर भी इतने छोटे छोटे भारत बसे हुए हैं, क्योंकि पहली बार प्रवासी भारतीयों का इतना बड़ा समूह वहाँ पर इकट्ठा हुआ था, जो आज प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में बदल करके अपना एक नया अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य ले बैठा है। तो मैं उस काम से जुड़ गया। तो विदेशों में हिंदी प्रचार प्रसार का काम, साथ ही साथ प्रवासी साहित्य, प्रवासी लोगों के साथ जुड़ने का काम मेरी ज़िंदगी में अचानक आ गया और मैं इतना डूब गया कि ज़िंदगी के लगभग 17 वर्ष मेरे भारत से बाहर निकले। तो ये एक मेरी परिवर्तन आया और उस क्रम में मैं कई देशों में भी गया। मैं सबसे पहले फ़िजी गया। फ़िजी के अंदर मैंने देखा कि वहाँ तो अद्भुत था, गांव जैसा ही लगा, समुद्र के किनारे बहुत सुंदर सा छोटा सा देश, और वहाँ रामायण के पाठ होते थे, संकीर्तन मंडलियाँ थीं, शाम को बैठ जाते थे, या शनिवार इतवार के दिन तो बहुत बड़े बड़े आयोजन होते। तो 1-2 आयोजनों में मुझे जाने का अवसर मिला। इंदिरा जी, आपको बताऊं कि पहली बार मैंने ज़िंदगी में वहाँ एक जयकारा सुना, रामायण महारानी की जय। ऐसा जयकारा मैंने कहीं नहीं सुना है। भारत में तो ऐसा कहते ही नहीं। तो मैं बहुत ही सोचने लगा कि रामायण महारानी कैसे हो गई यहाँ पर। तो मैं एक दिन आर्काइव में बैठा कुछ चीज़ें पढ़ रहा था, तो पता चला कि क्वीन विक्टोरिया ने फ़िजी का राजपाट अपने हाथों में ले लिया और हर काम ऑन हर मैजेस्टी सर्विस होने लगा। तो हमारे प्रवासी भारतीयों को ये अंग्रेज लोग और जो भी उपनिवेशवादी थे कहते थे ये सब महारानी का काम है। तो जैसे एक विरोध होता है, उस रूप में उन्होंने कहा कि होगी विक्टोरिया तुम्हारी महारानी, हमारी महारानी तो रामायण है।
क्या बात और है। रामायण महारानी चल हम गई। चाकर रघुवीर के केवल ईश्वर के हम जी सेवक जी हैं। जी। बहुत ही सुंदर। उस समय की फिजी में जब आप थे तो वहाँ के प्रवासियों से जुड़े अनुभवों में से कुछ आप हमसे साझा करना चाहें? प्रवासी भारतीयों से जुड़े अनुभव बहुत अद्भुत थे। एक तो बात मैं आपको बताऊं कि उस देश के अंदर मुझे पता लगा कि जो दिवाली है वो एक समय मनती है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसे संभव है कि एक ही समय में पूरे देश के अंदर दिवाली का आयोजन हो और पूजन हो घर घर के अंदर। तो मुझे बताया गया, मेरे मित्र थे विवेकानंद शर्मा जो पंडित भी थे, वो कहते थे कविया, मुझे कवि बोलते थे, मेरे मित्र थे, तो कविया सुन, रामायण के बाद यहाँ पर जब दिवाली मनाते हैं तो लोगों को पता ही नहीं होता कि कौन सा वक्त है क्या है। तो मैं एक हफ्ते पहले रेडियो पर जाके बताना शुरू करता हूँ कि देखो इस दिन दिवाली है और दिवाली पूजन का मुहूर्त इतने बजे से इतने बजे तक है। आप अपने अपने घरों के अंदर कलावा ले आइए, घृत ले आइए, शहद ले आइए, दूध ले आइए, ये सामान मैं लिखा देता था। और फिर जिस दिन दिवाली होती थी मैं स्टूडियो में पहुंच करके रेडियो पर कहता था कि अब हम दिवाली पूजन शुरू करते हैं, और मैं लक्ष्मी की पूजा शुरू करते हुए और अपने मंत्र बोलना शुरू करता था। और हर घर में बैठा व्यक्ति रेडियो सामने रख करके उसी के हिसाब से पूजा करता रहता था। क्या बात है। तो रेडियो की कितनी बड़ी भूमिका थी इन प्रवासी भारतीयों के जीवन में, ये चीज़ मैंने फिजी में देखी। और उसके बाद में जब मैं आगे बात करेंगे हम, ट्रिनिडाद जब मैं गया था तो मैंने उसका असर वहाँ पर भी देखा। और वहाँ एक बहुत बड़े कवि हैं कमला प्रसाद मिश्र, जिनको मैंने फिजी का राष्ट्रीय कवि का विरुद्ध दिया है। अब वो नहीं हैं, अगर होते तो इस समय 110-15 साल के होते। उनकी एक कविता की एक पंक्ति मेरे दिमाग में अटकी रह गई, जो ज़िंदगी भर मुझे कभी भी भूलती नहीं है। 9 लाइन की उनकी कविता थी, अंतिम पंक्ति थी, जहाँ जहाँ भारतवासी वहाँ वहाँ महाभारत। क्या बात और आज देखिए, आज दुनिया के 195 या 190 जितने भी देश हैं, हर देश में आपको भारतवासी मिलेगा, विश्व गुरु भारतीय। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि इन सब भारतीयों की, अगर वहाँ पे 1000 भारतीय रहते हैं तो 1001 संस्थाएं भी हैं जो लड़ती हैं। बिल्कुल सही। तो महाभारत भी होता है। महाभारत भी है और महाभारत भी है, दोनों ही बात। त्रिनिदाद की भारतीय संस्कृति पर मैंने आपके कुछ आलेख पढ़े हैं, तो जी हाँ, उस पर कुछ आप। ट्रिनिडाद में मैं सन 88 से 92 तक, 92 तक एक राजनयिक की भूमिका में वहाँ पर मुझे भेजा गया था। और वो मेरे जीवन का एक अद्भुत अनुभव था, स्वर्णिम अवसर था, जिसकी याद आज भी मेरे मनों में अटकी पड़ी है, क्योंकि ट्रिनिडाद के लोग बहुत अच्छे थे। दुर्भाग्य से वहाँ हिंदी चली गई, अंग्रेजी में सब कुछ होता है। और जब उन्होंने देखा कि उनकी भाषा चली गई है, संस्कृति न चली जाए, इसलिए उन्होंने संस्कृति को कस के पकड़ लिया। और वहाँ पर मैंने देखा 9-9 दिन के रामायण यज्ञ हो रहे हैं। पंडित आते हैं तो वो पहले चौपाई पढ़ते हैं, सस्वर, झांझ, मजीरा, हारमोनियम के साथ बहुत सुंदर ढंग से गायन करते हैं। और फिर वो विद्वान जो है वो उन चौपाइयों का अंग्रेजी में सुंदर अर्थ करके लोगों को बताता। हज़ारों लोग इकट्ठे होते थे उन सब में। लेकिन जो मेरे मन पे छप गया वो 1-2 अनुभव ऐसे हैं कि पहली दिवाली मेरी थी जो है 88 की, तो मेरे पास कुछ मोमबत्तियां घर में पड़ी थी। मैंने कहा चलो यही जला करके अपनी दिवाली मनाते हैं। तो मेरे घर के सामने रहने वाले एक भोला महाराज थे, बुजुर्ग थे, वो आए मेरे घर। डॉक्टर ऋतुपर्ण, व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? दीज कैंडल्स? यस, आई लिट दीज कैंडल्स। मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूँ क्योंकि अंग्रेजी में उनसे बात की थी, मैं हिंदी में आ जाता हूँ। तो मैंने कहा हाँ, मैंने ये मोमबत्तियाँ जलाई क्योंकि आज दिवाली है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि डॉक्टर ऋतुपर्ण, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू, टुडे इज दिवाली एंड यू आर लाइटिंग कैंडल्स, व्हाई नॉट दियाज? मैं एकदम चौंका। मैंने कहा मैं दिया कहाँ से लाऊंगा, भारत से इंपोर्ट नहीं कर सकता, कहाँ से लाऊंगा? ओ अच्छा, आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया आपकी परेशानी। और वो चल दिए। मैंने कहा महाराज आप दिवाली पे मेरे पहले अतिथि हैं, आप मिठाई तो खा जाइए। बोले नहीं, आई विल कम, और वो चले गए। मैं बड़ा दुखी हुआ। मैंने कहा यार काश मैं कुछ दिए भी ले आया होता। आधे घंटे के बाद वो अपनी मर्सिडीज़ के साथ मेरे घर के पोर्टिको में घुसे और उन्होंने अपने नाती पोते सब परिवार को लेके आए, और उनके हाथ में पूरा थैला था दियों से भरा हुआ। बहुत ही सुंदर, लंबी सी चोटी थी बटी हुई, जिसे कहते हैं बत्तियों की, तेल की बोतल थी, माचिस थी। उन्होंने बच्चों से कहा कि मोमबत्तियाँ हटाइए, दिए लगाइए। उनको लगा इस नालायक के घर में न माचिस मिलेगी न तेल मिलेगा। वो सब चीज़ लेकर के आए। और उसके बाद उन्होंने मुझसे आकर कहा, डॉक्टर ऋतुपर्ण, वी आर इंडियंस, वी मस्ट celebrate our functions, our festivals in our own pristine way. Candles, no, this is not Indian way.
इस तरह की भावना उस देश में है जहाँ हिंदी चली गई, लेकिन भारतीय संस्कृति वाइब्रेंट है। और वो जब फगवा होता है, होली मनती है, बुलाया गया, हम एक दो जगह गए तो हमको उन्होंने गले लगाया, कुर्ता पजामा पहने हुए हैं, धोती पहने हुए हैं, अबीर लगा हुआ है, रंग बिरंगे हो रहे हैं। तो एक आदमी आया, मिला गले, फिर बोला होल्ड डॉक्टर रितुपर्ण फॉर ए सेकेंड। मैंने व्हाट हैपेंड, मनी मन सोचा। उसने अपने कुर्ते के जेब से जॉनसन बेबी पाउडर का डब्बा निकाला, हाथ पे डाला और मेरे मुंह पे लगा दिया। अब मैं और हमारे एम्बेसडर दोनों सफ़ेद चेहरे वाले भूत जैसे लग रहे थे। हमने कहा ये क्या? तो बोले कि हमने गुलाल कभी भारत से मंगाते थे तो सारे चेहरे पर गड़बड़ हो जाती थी। तो हमने कहा गुलाल नहीं, लेकिन कुछ होना चाहिए ना गुलाल की जगह। तो हमने जॉनसन बेबी पाउडर लगाया है। फिर उन्होंने गर्मा गर्म दूध पिलाया, अदरक वाला। फिर बोले हम अदरक का दूध पिलाते हैं क्योंकि हमारे पास भांग नहीं है। बहुत सुंदर। तो इस तरह से उन्होंने भारतीय संस्कृति को बचा के रखा है। एक एक मंदिर के अंदर पूजा कीर्तन होता है, रक्षाबंधन होता है, ये सब चीज़ें होती हैं वहाँ पर। बल्कि मेरा सौभाग्य था कि उन दिनों में जिस मंदिर में जाता था, उस मंदिर को बनाने वाले जो थे वो वीएस नैपॉल के मामा थे, शंभुनाथ कपिल देव। तो एक दिन मैंने देखा एक स्त्री आई हैं सफ़ेद साड़ी में, बहुत गहरे सांवले रंग की, और वो आई तो शंभुनाथ कपिल देव ने अपनी कलाई आगे कर दी। रक्षाबंधन का दिन था, तो फिर हमसे बोले हमार बहिनी। तो मैं पहले तो सोच में पड़ गया कि कौन है, फिर बाद में मेरी समझ में आया, मंद बुद्धि हूँ, अरे ये तो वीएस नैपॉल की माँ हैं। तो उनसे भी हमारी मुलाकात होती रही। मेरे रहने के दिनों में ही उनका देहांत हो गया था, तो हमने अपनी एम्बेसी की तरफ से, भारत सरकार की ओर से सम्मान के लिए उनकी यात्रा में मैं शामिल हुआ और अपनी रीत भी रखी थी। और वीएस नैपॉल से भी एक बार अचानक मुलाकात हो गई थी। तो उन्होंने जो मुझसे, मैं लंबी बात नहीं करूँगा, समय नहीं होता है, लेकिन एक हल्का सा संकेत दे देता हूँ कि मेरी मित्र ने उनसे मिलाया, विद्या मीट माय फ्रेंड डॉक्टर ऋतुपर्णा, ही इज अ डिप्लोमेट इन हाई कमीशन ऑफ इंडिया। वीएस नैपॉल ने मुझे इतनी अजीब निगाहों से देखा, डिप्लोमेट क्या मतलब है? लेकिन मेरी मित्र बहुत समझदार थी। उसने कहा बट लुक विद्या, ही इज़ नॉट ए डिप्लोमेट एट ऑल, ही इज़ अ प्रोफेसर ऑफ हिंदी, एंड यू नो ही इज़ द मैन हु स्टार्टेड हिंदी फॉर द फर्स्ट टाइम इन द यूनिवर्सिटी ऑफ द वेस्ट इंडीज़। ये सुनते ही वीएस नैपॉल का चेहरे पर दूसरे भाव हो गए। ओ यू आर अ प्रोफेसर ऑफ हिंदी, कम ऑन हैव ए सीट, क्लॉडिया गिव हिम ए ड्रिंक। और इंदिरा जी, मैं आपको बताऊं, जो पहला सवाल उन्होंने मुझसे किया, क्योंकि मैं तो पहले ही थर थर काँप रहा था, क्योंकि मैं जानता था वीएस नैपॉल बहुत विकट आदमी है, क्या पूछ बैठेंगे, क्या होगा। अचानक की मुलाकात थी, तो उन्होंने मुझसे पहला सवाल किया, डॉक्टर ऋतुपर्ण टेल मी, इज प्रेमचंद वाज सो पुअर एज डिपिक्टेड इन द बुक्स? यानी 7 समंदर पार के देश के अंदर भी हमारे प्रेमचंद का नाम है। और वीएस नैपॉल जो बाद में नोबेल लॉरिएट हुए, वो भी प्रेमचंद को जानते थे। उन्होंने अपनी एन एरिया ऑफ डार्कनेस किताब के अंदर भी प्रेमचंद का 2 बार जिक्र किया है। तो इस तरह के अनुभव ट्रिनिडाद में रहे, और भी बहुत सारी बातें हैं। एक अंतिम बात आपको और बता दूं, अचानक एक दिन मुझे एक कार्ड मिला, सुहानी रात डिनर, आपको आना है। हम गए, बहुत बड़ा मैदान, उसके अंदर टेबल लगी हुई हैं, बिल्कुल शानदार तरीके से बुफे लगा हुआ है, सब लोगों ने भारतीय खाना खाया, बैठ गए। और सामने एक बहुत बड़ा स्टेज, उस पर पूरा बैंड, सारी चीज़ें थी वहाँ मौजूद। तो वहाँ पर फिर भारतीय गीतों का जो क्रम शुरू हुआ, अद्भुत था। शुरुआत हुई, आवाज़ दे कहाँ है दुनिया मेरी जवां है, और सारंगा तेरी याद में, जिस देश में गंगा बहती है, ऐ मेरे वतन के लोगों, ये सारे गीत वहाँ पर हमने उस दिन सुने। और जो गायक थे, उनका अभ्यास देख करके आप ये सोच भी नहीं सकती कि इनको हिंदी नहीं आती है। सब रोमन में सीख करके, लगातार प्रैक्टिस करके, अभ्यास करके उन गीतों को वो लोग गाते थे। और अंत में जो 2 गीत गाए गए, उसने उस रहस्य को खोला। वो ये था कि चौधरी का चांद हो या आफ्ताब हो, बड़ा प्रिय गीत है उनका। और अंतिम गीत था, सुहानी रात ढल चुकी, न जाने तुम कब आओगे। क्या बात है। तो पता चला कि सुहानी रात डिनर जो है, इस गीत के कारण सुहानी रात नाम पड़ा है। और फिर तो मैं 4 साल रहा, कोई भी दिन ऐसा रहा होगा जब मैंने ये सुहानी रात ढल चुकी गीत रेडियो पर इधर उधर कार्यक्रमों में न सुना हो। तो मैंने फिर एक लेख लिखा था, शायद वो आपने पढ़ा हो, कि सुहानी रात ढल चुकी जो गीत है उनका, वो उनका नेशनल सॉन्ग है। एक नेशनल एंथम है उनका, और एक नेशनल सॉन्ग है सुहानी रात ढल चुकी। बहुत ही विराट और विस्तृत आपकी स्मृतियां हैं, बहुत सारे अनुभव हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले मैं आप
से निवेदन करूंगी कि कोई कविता हम सबको सुनाएं। कविता तो बहुत सारी हैं, कौन सी सुनाऊं देखिए, का आपकी जो संकट है। प्रसिद्ध कविता है उस पर मैं अगला प्रश्न करूंगी, जो हिरोशिमा की याद, वो जो उसी कविता पे है। कर लीजिए फिर पहले से, वो मेरे लिए आसान हो जाएगा। आपने जापान में हाँ, बहुत वो समय बिताया जी है जी और जी जी। आपकी प्रसिद्ध कविता हिरोशिमा की याद, मुझे बहुत पसंद है आपकी वो कविता। उसके कुछ अंश हम चाहेंगे कि आप हिरोशिमा की याद कविता लिखने के पीछे एक छोटी सी कहानी है। मैं 2004 में हिरोशिमा की यात्रा पे गया। मैं 2002 में जापान की टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज़ में प्रोफेसर होकर के गया था और मेरे मन में था कि मैं हिरोशिमा जाऊंगा, नागासाकी जाऊंगा। तो मैं जब गया तो मैं बहुत दुखी हुआ, रोता रहा और लौटा तो मेरा मन बहुत विभल था। अगले दिन जब मैं क्लास में पहुंचा तो मैंने अपने छात्रों से कहा कि हम हिंदी की क्लास में, कक्षा में जो विभिन्न विषय लेते हैं, कभी पिकनिक ले लिया, कभी घर ले लिया, आज हम हिरोशिमा को लेकर के बात करेंगे। तत्काल एक स्टूडेंट उठा और उसने कहा, सर हम हिरोशिमा को याद नहीं रखना चाहते। मुझे बहुत झटका लगा, हिरोशिमा को याद नहीं रखना चाहते। तब ये कविता लिखी। मैं इसकी कुछ कविताएं ही आपको सुनाऊंगा। बचाए रखना जरूरी है हिरोशिमा की याद, ये याद ही रोकेगी और हिरोशिमा होने से। बचाए रखना जरूरी है हिरोशिमा की याद, ये याद ही रोकेगी और हिरोशिमा होने से। लोग भूलते जा रहे हैं हिरोशिमा की वो सुबह, जब घड़ी में 8:15 बजे थे, जब आसमान का सूरज धरती के सूरज से हार गया था। भूलते जा रहे हैं लोग, भूलना उनका स्वभाव है। भूलेंगे नहीं तो जिंदा कैसे रहेंगे। लेकिन जिन्हें नहीं मालूम हिरोशिमा का सच, उन्हें कौन बताएगा। जब हम नहीं रहेंगे तब हमारे बेखबर बच्चों को कौन समझाएगा। अणुबम की आग का मतलब कैसे जान पाएंगे हमारे बच्चे या बच्चों के बच्चे कि आज हिरोशिमा की मोतोयासु नदी में बहती रंग बिरंगी कंदीलों में जलती मोमबत्तियों की कांपती लौ उनके पूर्वजों की ऐंठती देह की परछाइयाँ हैं। इसलिए कहता हूँ, बचाए रखना ज़रूरी है हिरोशिमा की याद, ये याद ही रोकेगी और हिरोशिमा होने से। आपकी बहुत ही प्रसिद्ध और ये कविता है। मैंने छोटी करके सुनाई है, समय नहीं है, लेकिन तत्काल इसका जापानी में अनुवाद हमारे प्रोफेसर मित्र ने किया था और वो मुझे बताते थे कि जब मैं ये कविताएं जापानी लोगों के सामने पढ़ता हूँ, सुनाता हूँ, तो लोग रोने लगते हैं। क्या बात है। मैं ऋतुपर्ण जी, चलते चलते आपसे एक प्रश्न अवश्य करना चाहूँगी। आपका जो नवीनतम कविता संग्रह है जब मैं नहीं रहूँगा, उसमें फोटोग्राफ्स के साथ कविताओं का एक संयोजन है और उसको देखकर मुझे महादेवी की स्मृति आती है, जिनके रेखा चित्रों के साथ उनकी कविताएं हैं। तो उस पर कुछ आप कहें या उसकी एक दो पंक्तियां हमें। असल में 1966 में जो मैंने शुरू की थी अपनी बात, उसमें मुझे किताब पुरस्कार में मिली थी सुनहले शैवाल। यह गे जी की श्वेत शाम चित्रों के साथ उनकी कविताओं का एक संकलन था और तब से मेरे मन में फोटोग्राफी का शौक जागा और पिछले 50 साल से मैं अलग अलग दुनिया में जाता रहा, कोनों में जाता रहा, फ़ोटो खींचता रहा और कविताएं लिखता रहा। कविता की यात्रा एक तरफ, फोटोग्राफी की यात्रा एक तरफ चलती रही। कोरोना के दिनों में जब कुछ करने को नहीं था तो मैंने अपने सारी ट्रांसपेरेंसीज और उन सबको फिर से देखा और अचानक मुझे लगा कि न जाने कितने दृश्य बिंब जो हैं वो मेरी कविताओं से जुड़ रहे हैं। और तब मैंने एक संयोजन किया, लगभग 51 पोएम्स हैं और वो मैं आपको अपने दर्शकों को ये चित्र दिखा देता हूँ जो ये किताब के रूप में आ रहा है। इसके अंदर मैंने अपनी कविताएं लिखी। तो जापान में जब पहला हिमपात हुआ तो मेरे घर के सामने जो रात भर पेड़ बिल्कुल पतझड़ से, ठंड से जो बिल्कुल सूने हो गए थे, काले पड़ गए थे, उस पर देखा तो सब बर्फ़ में जम करके सफ़ेद हो गए हैं। तो अचानक एक छोटी सी कविता मैंने लिखी थी। इसे हाइकू में नहीं कहता हूँ, छोटी कविता ही कहता हूँ। दिगंबर वृक्ष रात गए हुए श्वेतांबर। क्या बात है। इसी तरह से जो बर्फ़ थी वो रुई के गालों की तरह से इधर उधर जमी पड़ी थी। तो मेरे मन में एक बिंब उभरा, सारी रात हवा ने धुनी कपास। तो जो धुनिया कपास धुनता है और ऊपर छा जाती है। और एक कविता अंत में आपको सुनाता हूँ कि जब से लिखा महकता है, जब से लिखा झूमता है तेरी बेणी में गजरा बेला का, तब से मेरी डायरी महकने लगी है।
बहुत बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। और इसका जो शीर्षक है कल जब मैं नहीं रहूँगा, ये आपने कैसे रखा? ये बहुत ही मार्मिक और ये मैंने जो लिखा है वो हमारे किसी भी लेखक कलाकार की ट्रेजेडी होती है कि उसके जीवन काल में उसे कोई महत्व नहीं देता है। ईर्ष्या भाव से, द्वेष भाव से या अपने राजनीति के लिए उसको कभी टरकाते रहते हैं, लेकिन जब वो मर जाता है, जब उनकी बातों से उसको कोई लाभ हानि नहीं रह जाती है, तब वो कहते हैं कि वो तो बहुत महान कवि था। तो मैंने पहले से ही लिख दिया कि जब मैं नहीं रहूँगा तो लोग क्या करेंगे। इस कविता की मैं पंक्ति सुना रहा हूँ। कल जब मैं नहीं रहूँगा और मेरे शब्द रहेंगे, तब उनके अर्थ भी बदल जाएंगे। वे मेरी छाया से मुक्त हो चुके होंगे। मेरे राग द्वेष, मेरी प्रतिबद्धता, मेरी शरारतों से परे सीप में मोती की तरह खुल जाएंगे उनके अर्थ। कल जब मैं नहीं रहूँगा तब मेरे शब्दों को ढाल बना स्वार्थों की लड़ाई लड़ेंगे लोग। मेरे शब्दों की ओट में खेलेंगे लुका छिपी का खेल। तब मैं अपने शब्दों में कहीं नहीं होऊंगा और यही मेरी मुक्ति का क्षण होगा। बहुत ही सुंदर कविता, बहुत ही सुंदर इसकी पंक्तियाँ। और ये जो नया प्रयोग है जो हम बातचीत कर रहे थे कि तस्वीरें उसके साथ जो आपने ली हैं वो भी उतनी ही पुरानी है जितनी। जी हाँ, ये इनका आपस में कोई ऐसा संबंध नहीं कि किसी तस्वीर को लेकर के मैंने कोई कविता रची हो। तस्वीर कभी की है और कविता कभी की है। जैसे कि मैं 2015 में कोणार्क गया और मैंने इस चित्र को खींचा था और ये मेरे संग्रह में था। और मेरी बहुत पुरानी एक कविता थी, सन 75-76 में लिखी हुई, यानी कि लगभग 50 साल का अंतराल है उसके अंदर। छोटी सी कविता है, मैं सुना देता हूँ अगर समय है तो। वह क्षण प्रतिम जो तुम्हारे साथ मैंने जिया, अधरों पर बहता उष्ण स्नेह जल बूंद बूंद पिया। मन में बसा अकेलापन आंसू बन ढुलक गया, वह क्षण प्रतिम जो तुम्हारे साथ मैंने जिया। बाहों में बंध आकुल कपोत सो गए, पलकों में मुद खारी सैलाब खो गए। अल सुबह उमग खिला दुख, पंखुरी पंखुरी हो झर गया, वह क्षण अप्रतिम जो तुम्हारे साथ मैंने जिया। ये कविता सुनाने के बाद ये चित्र फिर से दिखा देता हूँ। ये बहुत ही सुंदर कविता है और जितने भी चित्र इस पुस्तक में है वो एक तरह से कविता की वैसी ही अभिव्यक्ति है जैसे मैं कह रही हूँ। अज्ञेय को हमारी स्मृति में आते हैं या महादेवी हमारी स्मृति में आती हैं, जिनके चित्र भी बोलते थे उनकी कविताओं बिल्कुल को। बिल्कुल ये है, लेकिन वो सब श्वेत श्याम थे अज्ञेय जी के चित्र, और आज के समय के अनुरूप ये कलर के चित्र हैं, डिजिटल हैं। ऐसा ही एक छोटी सी कविता का चित्र ये भी है। तब एक बहुत छोटी सी कविता लिखी थी। अभी अभी डूबते सूरज ने रंगा था पहाड़ी का माथा, तब से ही सांवली पड़ती पहाड़ी ने देखो ना कैसा चुप है सादा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुरेश जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। मैं आभारी हूँ आपका, धन्यवाद।